हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल। फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल पे आप सभी नेट एक्सपीरियंस का स्वागत है। हियर वी विल डिस्कस अबाउट जीआरएफ 2022 पेपर 2 कॉमर्स। तो जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करना चाहते हैं पेपर 2 कॉमर्स की, वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं और डेली 3 बजे क्लासेस होती हैं यहाँ पे। तो अभी हमारी चल रही है यूनिट नंबर 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसकी बात चल रही है। आज हम बात करेंगे जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है, कौन सा, थ्योरी ऑफ कॉस्ट। हम देखेंगे कि लागत के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, लागत के सिद्धांत को समझेंगे। ओके, तो मैं बता देती हूँ कि जो भी क्लासेस होती है उनकी लिंक आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। जो कॉमर्स का टेलीग्राम चैनल है उसी पे, साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है फिलर फॉर्म का, उस पर आपको अवेलेबल करा दी जाती है। 17 जैन से सारी की सारी ये जो पेपर 2 की हैं क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। तो जो भी स्टूडेंट्स जिस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो टाइमिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे आके जुड़ सकते हैं और क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में। आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ कॉस्ट, लागत का सिद्धांत। तो देखिए, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन का, उत्पादन का पूरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। हमने 2 तरीके से देखा था, शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में हमने क्या देखा था कि आपके कुछ जो हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं और सारे क्या होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर होते हैं। 2 टाइप के फैक्टर्स होते हैं, एक तो आपके स्थिर कारक और एक आपके परिवर्तनशील कारक। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लागत को भी इन शॉर्ट रन में क्या देखेंगे, 2 तरीकों से देखेंगे। जो आपके फिक्स्ड फैक्टर होंगे उनकी जो लागत आएगी वो क्या होगी, फिक्स्ड कॉस्ट यानी स्थिर लागत, और जो वेरिएबल फैक्टर होंगे उनकी जो कॉस्ट आएगी वो होगी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो शॉर्ट रन में हमने देखा था 2 टाइप के फैक्टर्स होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर और आपके वेरिएबल फैक्टर। तो उनकी जो लागत आती है, फिक्स्ड जो फैक्टर है उनकी लागत आएगी, उनको बोलेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, और वेरिएबल फैक्टर की जो कॉस्ट आएगी उनको बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट। किसमें, शॉर्ट रन में। और लॉन्ग रन में हमने क्या देखा था कि आपके क्या होते हैं, सिर्फ एक ही फैक्टर होते हैं, मतलब कि सारे के सारे जो फैक्टर्स है वो क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं लॉन्ग रन में। राइट, लास्ट ही हमने चैप्टर में देखा था। जिन्होंने अभी तक क्लासेस नहीं ली है वो पहले सीक्वेंस वाइज क्लासेस लीजिएगा। ठीक है, बीच में से आप देखने लग जाओगे तो आपको नहीं समझ आएगा, क्योंकि सारी चीजें इंटरकनेक्ट हैं। तो आप एक एक करके, मैंने नंबर भी मेंशन किए हुए हैं क्लासेस के, तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हर एक क्लास को आप लीजिए ताकि आपको सीक्वेंस वाइज चीजें समझ में आती रहे। ठीक है, क्योंकि इससे पहले हमने प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उससे इंटरकनेक्ट होकर आपका कॉस्ट का जो है कॉन्सेप्ट वो निकल के आया है। ठीक है, तो लॉन्ग रन में हम क्या देखते हैं कि सारे के सारे जो फैक्टर्स होते हैं आपके वो क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। तो किस तरीके से, अब जो परिवर्तनशील फैक्टर्स हैं उनकी जो लागत आएगी वो भी क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट होगी। ठीक है, तो शॉर्ट रन में आपकी 2 टाइप की कुल कॉस्ट होंगी, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों को मिला के आपकी निकल के आएगी टोटल कॉस्ट। और लॉन्ग रन में आपकी सिर्फ जो होती है वेरिएबल कॉस्ट होती है, वही आपकी क्या होगी, टोटल कॉस्ट होगी। तो हमें इन कॉन्सेप्ट्स को एज अ कॉस्ट, एज अ लागत हमें पढ़ना है। तो आज की क्लास में पहले हम पढ़ेंगे जो आपका शॉर्ट रन है, अल्पावधि में लागत का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम आज की क्लास में समझने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। हम शॉर्ट रन की बात करते हैं तो उसमें 3 टर्म्स निकल के आती हैं, एक आपकी टोटल कॉस्ट, एक आपकी एवरेज कॉस्ट और एक आपकी मार्जिनल कॉस्ट। कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि ये 3 टाइप की जो टर्म है, टोटल, एवरेज और मार्जिनल, ये हर एक कॉन्सेप्ट में होगी। जब हमने यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट, उपयोगिता का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें भी ये तीनों थे, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। फिर उसके बाद हमने जब रेवेन्यू का, आय का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें भी तीनों थे, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, है ना, एवरेज रेवेन्यू। उसके बाद हमने जब प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें भी तीनों थे, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन। और अब जब हम पढ़ रहे हैं किसका कॉन्सेप्ट, बोलो, लागत का, कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, उसमें भी तीनों टाइप की आपकी क्या रहेगी, तीनों टाइप की आपकी टर्म्स रहेंगी। टोटल, आपकी टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और क्या बोलो, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अब बात करें अगर टोटल कॉस्ट की, इसमें हम कुल मिला के 2 कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, क्योंकि शॉर्ट रन में क्या होते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दोनों के कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है, और कुल मिला के टोटल कॉस्ट क्या होती है, कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत। फिर एवरेज कॉस्ट की अगर बात करें तो उसमें तो टोटल को पढ़ेंगे, इसमें एवरेज को पढ़ेंगे, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को। औसत स्थिर लागत,
लागत, औसत परिवर्तनशील लागत। उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट की अगर बात करें तो इसमें क्या रहेगा, हमेशा जो लागत रहेगी वो आपकी परिवर्तनशील ही रहेगी, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो हमेशा आपकी जो कॉस्ट रहेगी वो वेरिएबल रहेगी। कौन सी सिचुएशन में, मार्जिनल कॉस्ट की सिचुएशन में। तो चलिए अब हम फर्स्ट टर्म से शुरू करते हैं, व्हाट इज टोटल कॉस्ट, और इसके जो दो टर्म्स हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, उनको भी देख लेते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टोटल कॉस्ट नाउ। तो टोटल कॉस्ट किसे कहेंगे, बोलो किसे कहेंगे टोटल कॉस्ट। नॉर्मल वे में अगर हम देखें तो मैम जितना भी हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उसमें हम क्या यूज करते हैं, जितने भी इनपुट्स का यूज करते हैं, चाहे वो आपका रॉ मटेरियल हो, मशीनरी हो, कैपिटल हो, लैंड हो, एनीथिंग एल्स, जितने भी इनपुट्स हैं आपके, उन सबके जब आपकी जो लागत आएगी पूरी कुल मिला के, वही तो आपकी क्या हो जाएगी, बोलो टोटल कॉस्ट हो जाएगी। तो टोटल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ ऑल द रिसोर्सेज नेसेसरी, जितने भी संसाधन हमें चाहिए होते हैं टू प्रोड्यूस एनी पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट। कोई भी लेवल पे जब हमें अपना आउटपुट बनाना होता है तो हमें जितने भी संसाधन चाहिए होते हैं प्रोड्यूस करने के लिए, उत्पादन करने के लिए आवश्यक जो संसाधन होते हैं, उनकी जो कुल टोटल लागत होती है वही, उसे ही हम बोलेंगे टोटल लागत। तो शॉर्ट रन में अगर हम देखें तो जो फैक्टर्स हैं उनको हम दो टाइप में, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। एक तो आपके स्थिर और एक आपके परिवर्तनशील, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। तो अगर हम जो प्रोडक्शन में हमने देखा था कि क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया फिक्स्ड और फैक्टर होते हैं और वेरिएबल फैक्टर होते हैं। तो जो फिक्स्ड जो फैक्टर होंगे उनकी कॉस्ट आएगी वो होगी फिक्स्ड कॉस्ट, और जो वेरिएबल फैक्टर होंगे उनकी कॉस्ट होगी वेरिएबल कॉस्ट, है ना। तो कुल लागत एक तो आपकी क्या होगी, जितने भी आपके रिसोर्सेज होंगे उनकी जो भी लागत आएगी। अब रिसोर्सेज को दो टाइप में डिवाइड कर दिया, फिक्स्ड में और वेरिएबल में। तो फिक्स्ड की कॉस्ट और वेरिएबल की कॉस्ट, यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को मिला के जो आपकी कुल कॉस्ट आएगी उसे ही हम बोलेंगे टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पे फॉर्मूले में मेंशन भी किया हुआ है TFC प्लस TVC, यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब हम आपस में जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारी निकल के आ जाएगी, बोलो क्या, टोटल कॉस्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये भी जान लेते हैं फिर कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, क्योंकि ये भी टोटल कॉस्ट के अंदर ही है, तो इसे भी हमें जानना जरूरी है। तो लेट्स सी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट नाउ। अभी अभी मैंने डिस्कस किया, आई रिपीट अगेन, कि जितने भी आपके स्थिर फैक्टर होंगे, स्थिर कारक होंगे, फिक्स्ड फैक्टर्स होंगे, को हमने देखा था लैंड और लेबर, जिसमें आपकी लैंड क्या थी, फिक्स्ड फैक्टर थी। लैंड को आप चेंज नहीं कर सकते हो, लेबर को आप बदल रहे थे, कौन सी सिचुएशन में, शॉर्ट रन की सिचुएशन में, राइट। तो जितने भी आपके फिक्स्ड फैक्टर्स हैं उनकी जो पर्टिकुलर कॉस्ट आएगी वही आपकी पर यूनिट कॉस्ट आएगी, वही आपकी कहलाएगी, बोलो क्या, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट की जो भी आपकी लागत आएगी, फिक्स्ड जो फैक्टर्स है उसकी, उसे ही हम बोलेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, कुल स्थिर लागत। तो कुल स्थिर लागत को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू यूनिट्स ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स, यानी यूनिट्स ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स, यानी कितनी लैंड आपने यूज की है पर्टिकुलर आउटपुट उत्पादन करने में, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस ऑफ द फैक्टर, यानी एक हेक्टेयर का मतलब कि कितनी जो आपकी लैंड की जो क्या है प्राइस क्या है, उससे हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, जितनी क्वांटिटी में हम लैंड को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो आपकी निकल के आ जाएगी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जैसे मशीनरी है, हम कितनी मशीनरी यूज कर रहे हैं उसकी यूनिट और साथ में उसका प्राइस हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो निकल के आ जाएगी, कौन सी सिचुएशन में, शॉर्ट रन में। ये बात हो गई टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की। अब देख लेते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट को, कुल परिवर्तनशील लागत टोटल वेरिएबल कॉस्ट किसे कहेंगे। तो जितने भी आपके वेरिएबल फैक्टर्स हैं उनकी जो आने वाली लागत है, उनमें कितना पैसा खर्च करना पड़ा है उत्पादन करने में, वही आपकी हो जाएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कहने का मतलब जितने लेबर्स आपने लगाए हैं एक उत्पादन करने में, उन सबकी हम क्या करेंगे, जितनी भी लागत आएगी उनको जो भी वेजेस देना पड़ेगा वो तो फर्म के लिए क्या होगी, कॉस्ट होगी, तो उसी को हम बोलेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि जिससे जैसे लेबर की संख्या बढ़ती या घटती जाएगी उस हिसाब से आपकी कॉस्ट भी बढ़ती या घटती जाएगी, तो इसीलिए इसको बोलेंगे परिवर्तनशील लागत। और लैंड तो आपकी फिक्स है, तो उसकी एक बार हमने डिसाइड कर ली कि इतनी लैंड हमें यूज करनी है और उसका इतना प्राइस है, तो उससे हम क्या निकाल पाएंगे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे होगी, जैसे जैसे लेबर्स घटेंगे या बढ़ेंगे उनको जितना वेजेस देना होगा, जितनी लागत आएगी, वो हमारी क्या होगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो इस तरीके से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हमने समझा है। अब देखिए टेबल के माध्यम से
यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम में दी हुई है आउटपुट की मात्रा की, इतना आउटपुट आप निकाल पा रहे हो, ठीक है। और फिर फिक्स कॉस्ट दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है और टोटल कॉस्ट दी हुई है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर जीरो उत्पादन हो रहा है, मतलब कोई भी उत्पादन नहीं हो रहा है, तो भी आपकी फिक्स कॉस्ट आएगी ही आएगी। जो आपके पास अवेलेबल लैंड है उसका तो खर्चा लगेगा ही लगेगा ना, है ना। मतलब उसका तो रेंट आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप उत्पादन करो चाहे ना करो। यानी फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा आएगी शॉर्ट रन की सिचुएशन में, ये बात ध्यान में रखनी है। फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होगी। वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो सकती है, क्यों? क्योंकि अगर कोई उत्पादन नहीं हो रहा तो लेबर का क्या काम, लेबर तो रहेगा ही नहीं, तो फिर वेजेस भी नहीं देना पड़ेगा, है ना, मजदूरी नहीं देंगे हम। तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो सकता है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट जीरो नहीं होगा, क्योंकि लैंड तो हम रखेंगे ना, उसका रेंट तो हमें देना पड़ेगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या नहीं होगी, जीरो कभी भी नहीं होगी, चाहे आपका उत्पादन जीरो हो फिर भी, ये बात ध्यान में रखनी है, ओके। और जब जीरो उत्पादन हो रहा है तो आपकी टोटल कॉस्ट भी जीरो नहीं होगी, क्योंकि टोटल कॉस्ट में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों इंक्लूड होते हैं। तो अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो जीरो है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट कुछ ना कुछ आएगी, जैसे यहाँ पे 10 आई है, तो टोटल कॉस्ट आपकी 10 रहेगी, चाहे आपका उत्पादन जीरो हो फिर भी। अब आगे जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट तो क्या रहेगी, फिक्स ही रहेगी। यानी लैंड पे जितना रेंट देना है उतना ही देना है ना, क्योंकि वो फिक्स है, चेंजेबल नहीं है। लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे देखिए आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी बढ़ रही है। इन दोनों में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है, ध्यान में रखना। देखिए जैसे जैसे 1 हुआ है वेरिएबल कॉस्ट 10 हो गई, 2 आउटपुट बढ़ा है वेरिएबल कॉस्ट 18 हो गई। अब ऐसा हुआ क्यों है, क्योंकि मैम जब हम आउटपुट को बढ़ाएंगे तो हमें वेरिएबल फैक्टर्स है उनको भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना, कच्चा माल भी ज़्यादा मंगवाना पड़ेगा ज़्यादा मात्रा में, साथ ही साथ लेबर और ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, मशीनरी का ज़्यादा मात्रा में यूज़ करना पड़ेगा, है कि नहीं है ना। तो इससे क्या होगा कि उनकी लागत भी क्या आएगी, थोड़ी ज़्यादा आएगी। आउटपुट बढ़ने के साथ साथ आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी बढ़ेगी, इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन होगा। तो इससे आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। ये बात ध्यान में रखना इस सिचुएशन में, शॉर्ट रन की सिचुएशन में। जब आपका आउटपुट बढ़ रहा है फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी साथ साथ में, और टोटल कॉस्ट भी उस हिसाब से बढ़ती जाएगी। आप टेबल के माध्यम से, टेबल के थ्रू आप देख पा रहे हो, ओके। क्लियर है यहाँ तक? अभी से कर्व के माध्यम से भी समझते हैं। लेट्स सी नाउ। देखिए यहाँ पे ये जो टोटल कॉस्ट है, कुल लागत का कर्व बना हुआ है, जिसमें तीनों टाइप के आपके हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का कर्व बना हुआ है। तो जैसे जैसे टेबल के थ्रू हमने बनाया है इसको, तो आपकी जो 10 है तो आपकी क्या रहेगी, फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा 10 ही रहेगी, तो वो हॉरिजॉन्टल रहेगी एक्स एक्सिस के। आप देख सकते हो फिक्स्ड कॉस्ट को कर्व के माध्यम से, ओके। और अब क्या हो गया, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी बढ़ रही है। तो इसका स्लोप क्या है, अपवर्ड है, क्योंकि इनमें रिलेशन क्या है, आउटपुट और कॉस्ट में पॉजिटिव रिलेशन है। तो इसका स्लोप देखिए आपका अपवर्ड की ओर है, ठीक है। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट का है, और इसके साथ साथ ही आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका भी एज इट इज अपवर्ड स्लोप बना हुआ है। तो ये तीनों टाइप के कर्व है आपके, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का। इस तरीके से आप कर्व के माध्यम से समझ सकते हो, ओके। तो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को मिला के आपकी आएगी टोटल कॉस्ट, ओके। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने पढ़ लिया है जो आपकी टोटल कॉस्ट है उस टर्म को, और साथ ही साथ उसके दो कॉन्सेप्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अच्छे से जान लिया है, राइट। टोटल कॉस्ट क्या होती है, जितने भी आपके फैक्टर्स होते हैं उनकी जो कॉस्ट आती है वो टोटल कॉस्ट होती है। फिर फिक्स्ड जो फैक्टर्स हैं उनकी फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल फैक्टर्स हैं उनकी वेरिएबल कॉस्ट। अब जानते हैं, बात करते हैं किसके बारे में, बोलो, एवरेज। हमारा सेकेंड टर्म क्या है, एवरेज कॉस्ट। अब औसत लागत क्या होती है, चलिए ये भी देख लेते हैं। एवरेज कॉस्ट, औसत लागत, कैसे हम मापते हैं इसको, कि आपका जितना भी कुल आउटपुट निकल के आता है, जितना भी कुल टोटल आउटपुट होता है उसकी पर यूनिट इकाई, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। यानी मान लीजिए आपने 100 पेन बनाए हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपने 100 पेन बनाए हैं, और एक पेन की कीमत है कितनी, बोलो, एक पेन की कीमत है 10 रुपीज़। तो आपकी एवरेज कॉस्ट क्या होगी, कि जो आपकी 100 कॉस्ट पर यूनिट, यानी जो आपकी 10 रुपीज़ है वही क्या होगा, आपका एवरेज कॉस्ट होगा। तो इसको कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे, कि आपको 100
पेन बनाने में जितनी लागत आई है, मान लीजिए आपको 100 पेन बनाने में लागत आई है 1000 रुपीज़ की, यानी आपने टोटल 100 पेन बनाए हैं और आपकी कुल लागत आई है 1000 रुपीज़ की। ठीक है, आपने सारा मटेरियल वगैरह यूज़ किया, जितना भी इंक वगैरह प्लास्टिक वगैरह जो भी यूज़ किया, आपकी जो कॉस्ट आई है वो 1000 रुपये की। तो टोटल कॉस्ट तो हो गई आपकी 1000 रुपये की। फिर आपने क्वांटिटी कितनी है, कितना उत्पादन किया है, मैम हमने बनाए हैं 100 पेन, तो 1000 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो आपकी जो निकल के आएगी अमाउंट कितना आएगा बोलो, 10। तो वही आपका क्या होगा, वही आपका होगा औसत लागत। तो औसत लागत आपको याद हो तो हमने शायद रेवेन्यू में पढ़ा था कि वही प्राइस ही होता है। इसी तरीके से जो आपका प्राइस होगा ना पर्टिकुलर कोमोडिटी का, वही आपकी क्या होगी, मतलब एक कोमोडिटी को बनाने में जितनी कॉस्ट आती है पर यूनिट पे, वही आपकी क्या होगी, औसत लागत होगी। आई होप क्लियर है। यानी एक इकाई को बनाने में जो आपकी लागत आती है उसे ही हम बोलेंगे औसत लागत। अब एक इकाई की लागत हम कैसे निकाल सकते हैं कि जितनी कुल लागत आई है उसमें हम जितना उत्पादन हमने किया है मात्रा को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 1000 लागत आई और पेन कितने बने, 100, तो 1000 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 10। 10 क्या हो जाएगी, एवरेज कॉस्ट, औसत लागत। ठीक है, इस तरीके से मेजर कर सकते हैं। साथ ही साथ हम एवरेज कॉस्ट में भी दो टर्म हैं आपकी, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। कौन कौन सी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत। आइए अब एक एक को समझते हैं। व्हाट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, औसत स्थिर लागत क्या होती है। तो अब पर यूनिट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि जो स्थिर आपका कारक है ना, उसकी जो लागत आई है उसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्थिर लागत। ठीक है, तो इसको हम कैसे मेज़र कर सकते हैं कि जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी, अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलती है वो अभी अभी मैंने बताया है ना। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में हम जब डिवाइड कर देंगे किसको, क्वांटिटी, मात्रा को, तो आपका निकल के आ जाएगा, बोलो क्या, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब कि जो भी आपके जैसे लैंड है उसका जो रेंट लग रहा है वो आपकी क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है ना। तो क्या हो जाएगा, लैंड की जो कॉस्ट आ रही है उसको हम डिवाइड कर देंगे लैंड की मात्रा से, यानी कितनी क्वांटिटी, कितनी मात्रा लैंड की हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब मेज़र कर सकते हैं ना हेक्टेयर से, है ना। तो उसे जब हम डिवाइड कर देंगे तो जो हमारी निकल के आएगी कॉस्ट वही होगी हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, औसत स्थिर लागत। क्लियर है। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, औसत स्थिर लागत। आगे देखिए, अब देखते हैं इसका कर्व कि किस तरीके से होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक साइड आपकी यूनिट है और एक साइड क्वांटिटी दी हुई है। ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी दी हुई है। तो आपका जो AFC है उसका जो कर्व होता है वो होता है आपका इस तरीके से, आप देख सकते हो कर्व के माध्यम से। इसको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। AFC की सिचुएशन में क्या होता है कि जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमेशा क्या रहती है, स्थिर रहती हैं। जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो जितना ज़्यादा आपका आउटपुट होता है तो जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, वो क्या रहेगी, लोअर होती जाएगी पर यूनिट ऑफ आउटपुट के साथ साथ। देखिए टेबल के माध्यम से यहाँ पे आपका आउटपुट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, लेकिन आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो आपकी कांस्टेंट है, 10 10 10 है। जब हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालेंगे AFC, कैसे निकालते हैं हम, फिक्स्ड कॉस्ट में हम क्या कर देंगे, क्वांटिटी को, आउटपुट की मात्रा को डिवाइड कर देंगे। तो 10 डिवाइड बाई 1 हम करेंगे तो हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट निकल के आएगी 10। फिर हम 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो निकल के आएगी 5। जब हम 10 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट निकल के आएगी 3.3। उसके बाद 10 डिवाइड बाई 4 2.5, 10 डिवाइड बाई 5 फिर 2, फिर आपकी 10 डिवाइड बाई 6 1.7। इस तरीके से क्या हो रही है, जैसे जैसे आपके आउटपुट की मात्रा बढ़ रही है और आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो कांस्टेंट है, तो जो आपकी औसत स्थिर लागत निकल के आती है उसकी लागत क्या होती है, कम होती जाती है, लोअर होती जाती है ना। जब आप निकालोगे एवरेज फिक्स कॉस्ट को तो इस सिचुएशन को समझ पाओगे, है ना, कि जब हमने डिवाइड किया फिक्स कॉस्ट को आउटपुट से तो जैसे जैसे आउटपुट की मात्रा बढ़ रही है वैसे वैसे जो आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट है, औसत स्थिर लागत क्या हो रही है, कम होती है। ठीक है, ध्यान में रखना इसको, ये एवरेज फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है। अब आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब हमने देख लिया एवरेज कॉस्ट क्या होती है, टोटल एवरेज कॉस्ट, है ना। उसके बाद फिर हमने एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट देख लिया। अब हम बात करेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की। दो टर्म है ना एवरेज कॉस्ट में भी। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या देखा था हमने कि जो पर इकाई लागत आती है फिक्स्ड कॉस्ट की वो होती है औसत स्थिर लागत, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। वैसे ही पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट यानी जो आपके वेरिएबल परिवर्तनशील लागत की पर यूनिट लागत है वही होती है आपकी क्या, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। यानी जो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है ना, उसको जब आप डिवाइड कर दोगे आउटपुट की मात्रा से तो आपका निकल के आ जाएगा, बोलो क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, आइए समझते इसको भी टेबल से एक बारी। अब देखिए यहाँ पे आपको आउटपुट की मात्रा दी गई है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दी गई है ना। देखो तो अब जब वेरिएबल कॉस्ट को हम डिवाइड कर देंगे आउटपुट से तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, बोलो निकल के आ जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जब हम 10 को डिवाइड करेंगे 1 से तो हमारा आएगा 10 आएगा, वो होगी हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। फिर 18 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 9। फिर 24 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आएगा 8। फिर 28 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा 7। फिर 32 को डिवाइड करेंगे 5 से तो आएगा 6.4 और 38 को डिवाइड करेंगे 6 से तो आएगा 6.3। तो यहाँ तक देखिए आपकी क्या हो रही है, इस पॉइंट तक आपकी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो घटती जा रही है। पर अब आगे देखिए जब हम क्या करेंगे 46 को डिवाइड करेंगे 7 से तो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आएगा 6.5। जहाँ पहले 6.5 6.6 इस तरीके से है ना, जहाँ पहले 6.3 था वहाँ से कुछ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। उसके बाद जब आप 62 को 8 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 7.8। यानी एक टाइम तक पहले क्या हुआ, डिक्रीज हुआ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, है ना। उसके बाद में एक पॉइंट पे आके क्या हो गया, फिर से इंक्रीज होने लग गया। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा क्या होता है, पूरा का पूरा डिक्रीज हो जाता है। अभी हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे आउटपुट की मात्रा बढ़ रही है और आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट है तो जो आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आएगी वो लगातार क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी, घटती जाएगी, लोअर होगी, है ना। ये तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की सिचुएशन में क्या है कि जब आपकी वेरिएबल कॉस्ट को आप डिवाइड करोगे मात्रा से आउटपुट की तो एक टाइम के लिए तो आपका डिक्रीज होगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, पर जैसे जैसे उत्पादन बढ़ना शुरू होगा और ज़्यादा वैसे वैसे जो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो भी क्या हो जाएगी, एक टाइम के बाद इंक्रीज हो जाएगी, हमेशा डिक्रीज नहीं होती रहेगी। ये बात ध्यान में रखनी है, दोनों में मेजर डिफरेंस है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में। आइए अब इसका कर्व देखते हैं। ये देखो एक तरफ आपका आउटपुट की मात्रा है, एक तरफ आपकी कॉस्ट दी गई है ना। तो जैसे जैसे आपका आउटपुट धीरे धीरे जब बढ़ रहा है, एज आउटपुट इंक्रीजेस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल्स, गिरती है बिकॉज ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ कॉस्ट, है ना। तो जैसे जैसे आपका आउटपुट स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या हो रही है, घट रही है ना। तो जब तक वो अपने ऑप्टिमम लेवल पे आ गया, ये देखो ये जो मिनिमम बिंदु है यहाँ पे ऑप्टिमम लेवल है ना, जहां आउटपुट ये होता है निर्धारित कि अगर आप इतना आउटपुट करोगे तो आपकी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो मिनिमम रहेगी, है ना। इस पॉइंट तक आप उत्पादन अच्छे से कर पाओगे कम लागत के साथ। तो यहाँ तक क्या रहेगा, आपका जो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो मिनिमम रहेगा, कम रहेगा, डिक्रीज होता जाएगा। पर इस पॉइंट के बाद भी अगर आप उत्पादन की मात्रा को बढ़ा रहे हो, आउटपुट की क्वांटिटी को, तो उसके बाद में क्या सिचुएशन होगी कि जो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होने लग जाएगी एज आउटपुट इंक्रीजेज फर्दर। यानी जब आगे मतलब एक ऑप्टिमम लेवल के बाद भी अगर आउटपुट की मात्रा को बढ़ाया जाएगा तो आगे एवीसी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, जो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो भी क्या होगी, बढ़ना, इंक्रीज करना शुरू कर देगी बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। क्योंकि जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स पढ़ा था, कहने का मतलब अगर आप, हमने पिज़्ज़ा वाला लेके देख लो, ज़्यादा से ज़्यादा अगर मात्रा को बढ़ाने लग जाओगे तो आपकी यूटिलिटी नेगेटिव होने लग जाएगी कम होते होते। वैसे ही अगर एक लेवल के बाद अगर आप ज़्यादा उत्पादन की मात्रा को बढ़ा दोगे तो उससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट घटने की जगह बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, ये हमारा रूल हमने पढ़ा था, तो ये आपका जो कॉस्ट फैक्टर है उसमें भी लागू होता है। इस वजह से एक ऑप्टिमम लेवल के बाद अगर आप आउटपुट की मात्रा को और भी बढ़ा रहे हो तो उससे आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट घटने की बजाय बढ़ना शुरू कर देगी। याद रखना इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। मेजर डिफरेंस है एवरेज फिक्स कॉस्ट में और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में। फिक्स कॉस्ट हमेशा कम
कम होते जाएगी, लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है ना वो एक टाइम तक तो घटेगी, फिर बढ़ने लग जाएगी अगर आपने आउटपुट की मात्रा को बढ़ा दिया तब। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए ऑफ कॉस्ट में हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ लिए अभी तक। हमने टोटल कॉस्ट पढ़ लिया, और टोटल कॉस्ट में हमने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट देख लिया क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, राइट। उत्पादन से क्या है, कनेक्टेड है। जैसे आपके दो फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल फैक्टर, फिक्स्ड फैक्टर, उनकी जो लागत आती है वही होती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिर हमने बात कर ली एवरेज कॉस्ट की, कि आपकी औसत लागत क्या होती है। तो जो पर यूनिट कॉस्ट होती है आपकी वेरिएबल और फिक्स दोनों को मिला के वो होती है कुल औसत लागत, और फिक्स की पर यूनिट कॉस्ट होती है वो फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट हो जाएगी, और जो वेरिएबल की पर यूनिट कॉस्ट होती है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमें पता है, हमने देख लिया है फॉर्मूले के माध्यम से। एएफसी क्या होती है, जैसे जैसे आउटपुट की मात्रा बढ़ती है एएफसी डिक्रीज होते जाती है, और एवीसी क्या होती है, एक ऑप्टिमम लेवल तक तो मात्रा उसकी लागत डिक्रीज होती है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा अगर उत्पादन की मात्रा को बढ़ाएंगे तो जो आपका एवीसी है वो इंक्रीज होने लग जाएगा। इसीलिए इसका जो कर्व होता है अभी हमने देखा वो क्या होता है, यू शेप का होता है। ठीक है, ध्यान में रखना इसको। अब रन का बचा है हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट जो है मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत, है ना। तो वो क्या होती है, ऑलवेज वेरिएबल ही होती है। तो उसमें कौन सी कॉस्ट आएगी, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट आएगी। ठीक है, आइए समझते हैं मार्जिनल कॉस्ट को, कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। तो मार्जिनल नाम आ गया तो आप समझ सकते हो क्या होगा, कि इकाई को घटाने, आउटपुट की मात्रा को घटाने या बढ़ाने पे इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट व्हेन आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट। यानी जब आप आउटपुट की एक मात्रा को बढ़ाते हो तो उससे आपका जो लागत है उसमें कितनी वृद्धि होती है वही आपका कैलकुलेट करता है मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत। तो अगर आप आउटपुट की अतिरिक्त मात्रा को घटाओगे या बढ़ाओगे तो उससे आपकी कॉस्ट जितनी घटेगी या बढ़ेगी उसी को हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत। ये हमेशा वेरिएबल होती है, कभी भी आपकी फिक्स्ड नहीं होती है, ध्यान में रखना। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे क्या किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट को। तो देखिए डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू, यानी आपकी जो टोटल कॉस्ट है उसमें कितना चेंज हो रहा है, किस वजह से, डेल्टा क्यू, यानी उत्पादन की मात्रा में चेंज को जितना हो रहा है इन दोनों का क्या होगा, अनुपात होगा। तो डेल्टा टीसी यानी टोटल कॉस्ट में जितना चेंज आ रहा है उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, डेल्टा क्यू से, तो हमारी निकल के आ जाएगी मार्जिनल कॉस्ट। अब देखिए इसको फॉर्मूला बनाते हैं हम इसका एक और। देखो अब डेल्टा एफ सी अपॉन डेल्टा क्यू, मतलब जैसे हमने सब में देखा था कि टी एफ सी टी वी सी जुड़ गए, है ना, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो आ गई टोटल कॉस्ट। ऐसे ए एफ सी ए वी सी जुड़ गई तो आ गई टोटल एवरेज कॉस्ट। बट अब वैसे ही यहाँ पे देखेंगे टोटल मार्जिनल कॉस्ट को। ठीक है, तो डेल्टा एफ सी अपॉन डेल्टा क्यू, यानी फिक्स्ड कॉस्ट में कितना चेंज हो रहा है उसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे उत्पादन की मात्रा में चेंज से, और ऐड कर देंगे डेल्टा वी सी डिवाइड बाई क्यू, वेरिएबल कॉस्ट में कितना चेंज हो रहा है उसको। अब बोलोगे आप मैम फिक्स कॉस्ट तो में तो चेंज होता ही नहीं है, वो तो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है। जी हाँ, फिक्स कॉस्ट हमेशा स्थिर रहती है, इसलिए उसका जो चेंज है वो क्या रहेगा, हमेशा जीरो में आएगा, है ना। तो जीरो को हमने ऐड कर दिया, वेरिएबल कॉस्ट में जितना चेंज आ रहा है उतना उस डिवाइड करके क्वांटिटी में जितना चेंज आ रहा है उससे। तो हमारा पर्टिकुलरली फॉर्मूला क्या बन जाएगा मार्जिनल कॉस्ट का, टोटल मार्जिनल कॉस्ट का, डेल्टा वी सी डिवाइड बाई डेल्टा क्यू, यानी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में आपका जितना चेंज हो रहा है उसको हम डिवाइड कर देंगे जो आपका टोटल आउटपुट में जितना चेंज हो रहा है उससे। ठीक है, तो इसी से आपका ये फॉर्मूला भी बन गया कि टोटल कॉस्ट में जितना चेंज हो रहा है उसको हम डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी, मात्रा से उत्पादन की जितना चेंज हो रहा है उसमें। इस तरीके से जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट है उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक? तो हमारे तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुके हैं, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के। अब आइए एक बार कर्व की तरफ नज़र डाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये है आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व, देख रहे हो आप, जो हाफ यू शेप का है ना, एम सी गोज थ्रो मिनिमम एट एवरेज कॉस्ट कर्व। तो जो आपका एवरेज कॉस्ट कर्व बना हुआ है ना उससे नीचे की ओर से काटता है मार्जिनल कॉस्ट है ए सी को। ठीक है, ये तीनों टाइप के कर्व है आपका, एवरेज कॉस्ट का, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का और एक मार्जिनल कॉस्ट का कर्व बना हुआ है। इनको आप देख सकते हो, नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। एक और टॉपिक रह गया आपका कि रिलेशन बिटवीन
बिटवीन AC एंड MC। हम रिलेशन देखेंगे जो आपकी एवरेज कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में, ठीक है। तो अब देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है, जब आपकी एवरेज कॉस्ट क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है, कम होती है। ये देखिए जो निशान है ये कम का है ना। जब एवरेज कॉस्ट डिक्रीज होती है, कम होती है, तो जो आपका उत्पादन की मात्रा है वो बढ़ती है, और साथ ही साथ MC क्या होती है, लेस देन एवरेज कॉस्ट होती है ना। जब एवरेज कॉस्ट कम होती है तो आपकी उत्पादन की मात्रा भी कम रहती है, और उस सिचुएशन में जो आपका MC है, मार्जिनल कॉस्ट है, वो क्या होती है, कम होती है, लेस देन होती है एवरेज कॉस्ट से। जब एवरेज कॉस्ट घटती होती है उस समय आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट से कम होती है। फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस, जब एवरेज कॉस्ट बढ़ती होती है, उत्पादन भी बढ़ता होता है, उस समय जो MC है, मार्जिनल कॉस्ट है, वो ज़्यादा होती है एवरेज कॉस्ट से। सीधा संबंध है। जब AC घटती हुई होती है तो MC AC से कम होती है, जब AC बढ़ती हुई होती है तो MC AC से ज़्यादा होती है ना। अब आगे नेक्स्ट, जब आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो मिनिमम पॉइंट पे होता है, उस समय जो MC है वो इक्वल होता है एवरेज कॉस्ट के, यानी मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का कि जो आपका MC का जो कर्व है वो AC कर्व को उसके मिनिमम बिंदु पे काटेगा, और वही आपका होगा ऑप्टिमम लेवल, संतुलन का बिंदु होगा। तो तीन कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट, AC घटता है तो MC AC से कम होती है, AC बढ़ता है, MC AC से ज़्यादा होती है, AC अपने मिनिमम पॉइंट पे होता है, MC इक्वल होते हैं AC के। ध्यान में रखना, तीनों की तीनों कॉन्सेप्ट रिलेशन है बिटवीन AC एंड MC। फाइनली शॉर्ट रन में हमने देख लिया है तीनों की तीनों कॉन्सेप्ट को और रिलेशन को अच्छे से समझ लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हमने थ्योरी ऑफ कॉस्ट है वो स्टार्ट कर दिया है, और शॉर्ट रन का जो कॉन्सेप्ट है इसका कंप्लीट कर दिया है। अब बचा है आपका लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट, जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर लेंगे, और फिर पूरी तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमारी हुई है क्लास नंबर 34। तो हर डे में जो भी आपकी क्लास होती है आपको सारे के सारे नोट्स एज अ PDF अवेलेबल करवा दिए जाते हैं UGC नेट जो वेबसाइट बनी हुई है फिलर फॉर्म की, उस पे, है ना। तो आप वहाँ पे जाके सारे के सारे नोट्स कलेक्ट कर सकते हो और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ ही साथ टेलीग्राम जो चैनल है उसको भी आप कर लेना, ऐड कर लेना, फॉलो कर लेना, ताकि क्या हो, जो अपडेट्स हो वो आपको मिलती रहे। क्लासेस से रिलेटेड, गूगल मीट से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती है वो मैं वहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। ये सभी फिलर फॉर्म की सोशल साइट्स और वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप अप्रोच कर सकते हो और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हो, अच्छे से स्टडी कर सकते हो। ओके, तो चलिए अब शुरू कर दीजिए अच्छे प्रिपरेशन करना, क्योंकि आपका जो नोटिफिकेशन है नेक्स्ट सेशन का वो भी आने ही वाला है। इट्स टाइम टू स्टडी नाउ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।